किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है 1 से लेकर के 20 तक में? सर 18। तो जितनी चीजें तुम लोग को पढ़ा है उन सारी चीजों के मतलब कुछ कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम लोग यहाँ पे डील कर रहे थे। अब केवल मिसलेनियस क्वेश्चन ही चलेगा आज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक चलेगा, उसके बाद तो फिर हम लोग नए टॉपिक में मूव कर जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन ऑलमोस्ट 4 लेक्चर का टॉपिक है, 5 लेक्चर का टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में CH3OH के साथ हम लोग THCl मतलब CH3 यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन दे रखा, THCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो उस केस में जब THCl के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो H हटता है और Cl हटता है और यहाँ से TS वाला पार्ट ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। और क्योंकि हम लोग का रिएक्शन ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है तो कार्बन के कन्फिग्रेशन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कार्बन जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अपना P वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब हम लोग इसका रिएक्शन NaBr के साथ कराएंगे तो NaBr में जो Br माइनस वाला पार्ट है ये आराम से SN2 रिएक्शन करेगा क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और OTS बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर SN2 रिएक्शन करेगा तो वर्ल्डन इन्वर्जन होगा। वर्ल्डन इन्वर्जन का मतलब इस OTS के जगह पे Br कंसिडर कर लो और फिर इन तीनों बॉन्ड्स में से किसी भी दो बॉन्ड को आपस में स्विच कर लो। तो यहाँ Br हो सकता है, ऊपर H3 को छोड़ देते हैं, यहाँ H हो सकता है, उसके अलावा H, D और CH3 ले सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। इन 4 ऑप्शन वाले पार्ट में एक ऑप्शन तो ये दे रखा है कि हम लोग का Br वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नीचे H, D और CH3 सेम होना चाहिए। H, D और CH3, H, D, CH3, H, D, CH3 और दूसरे में तो नीचे से CH3 वाले पार्ट को हटा ही दिया। तो इस केस में पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो सकता है। चौथे वाले पार्ट को देखते हैं। चौथे वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंपाउंड ऊपर दे रखे, काम करते इसको फ्लिप कर लेते हैं 180 डिग्री रोटेशन के हिसाब से। तो अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला जो CH3 वो नीचे जाएगा, ड्यूटेरियम वाला पार्ट राइट साइड में आएगा, H लेफ्ट साइड में आएगा। तो H, D और CH3 ठीक ठीक पोजीशन पे आ गया। फिर ब्रोमीन वाला पार्ट ऊपर जाएगा, H वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा और CH3 वाला पार्ट राइट साइड में आएगा। तो इस केस में अगर हम लोग कंपाउंड को रिलेट करना शुरू करें तो नीचे वाले कार्बन पे तो कहीं वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब नीचे वाले कार्बन से कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर वाले पार्ट में अगर हम लोग पहले वाले मॉलिक्यूल से कंपेयर करें तो Br अपने पोजीशन पे नहीं है, CH3 अपने पोजीशन पे नहीं है और H भी अपने पोजीशन पे नहीं है। अगर 3 ग्रुप अपने पोजीशन पे नहीं है इसका मतलब 2 स्विच। तो ये कंपाउंड एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हम लोग को ए आंसर कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कभी हम क्वेश्चन देंगे और उसमें ऑप्शंस होंगे तो मोर देन 1 करेक्ट बाय डिफॉल्ट मान करके चलना, सिंगल करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन को अगर कंसिडर करें तो सेकंड ऑप्शन वाले पार्ट में हम लोग का जहां OTS था एग्जैक्टली वहीं पे Br है और CH3 और H जहां था वहीं है। तो इस केस में रिटेंशन है, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। CH3 ऊपर है, Br लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में, एग्जैक्टली ये ऑप्शन नीचे दे रखा। और फोर्थ ऑप्शन को जब कंसिडर करेंगे हम लोग तो Br वाला पार्ट ऊपर, CH3 राइट साइड में, ये ऑप्शन ए वाले पार्ट को देखो एग्जैक्टली वही ऑप्शन है यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला पार्ट भी आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों आंसर हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में C2H5ONA और नीचे C2H5OH दे रखा है, नीचे अल्कोहल दे रखा है और ऊपर वाले पार्ट में उसी अल्कोहल का H+ हटा करके बेस दे रखा है। तो बेसिकली अल्कोहलिक बेस है। अगर अल्कोहलिक बेस होता है तब इस केस में हम लोग आराम से E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं। इनफैक्ट ये सवाल तो हम लोग अभी रिसेंटली हमारे टेस्ट में भी डाले थे। E2 एलिमिनेशन में यहाँ से क्लोरीन हटेगा और क्लोरीन हटने के बाद ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड 2 बीटा कार्बन हैं और ये तीसरा बीटा कार्बन, ये दोनों बीटा कार्बन सेम है, इसको छोड़ देते हैं। और इन दोनों में हम लोग अगर डबल बॉन्ड इधर बनाते हैं तो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा कार्बन वाला पार्ट है मतलब यहाँ पे बल्कियर बेस नहीं है तो आराम से सहज प्रोडक्ट ही मतलब मोर स्टेबल अल्कीन ही अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट इस रेड वाले पोजीशन पे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके ऊपर क्लोरीन आराम से छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन 4 में ये आंसर आएगा। और कोई डाउट किसी को? यार आवाज नहीं आ रहा, चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा तो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा किसी का भी, जो भी बोला है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक में?
जल्दी बताओ 1 से 20 तक में, और कोई डाउट? आंसर वैसे हम सारा लिख करके दे दिए थे तुम लोगों को, इसमें दिक्कत तो होने नहीं चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में हम आंसर नहीं लिखे थे, नहीं लिखे तो है यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 18 में भी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 में ए बी डी, हाँ ठीक है, आंसर लिख रखे थे। एक मिनट, कोई डाउट पूछा है? सर क्वेश्चन नंबर 6 में इवन होगा ना? क्वेश्चन नंबर 6 अगर कंसिडर करें, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में इवन एलिमिनेशन होगा। अगर इवन एलिमिनेशन होगा तो पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए। अच्छा सॉरी, शायद हम इसका आंसर थोड़ा गलत लिख दिए, ओ सी टू एच फाइव लिख दिए हैं। यहाँ पे इवन एलिमिनेशन होगा, पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड सी H2 और यहाँ पे H होगा। इसका आंसर चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में शायद हम गलत लिख दिए हैं, वहाँ पे हम हीटिंग वाला पार्ट नहीं देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, यहाँ वाले पार्ट में इवन एलिमिनेशन होगा क्योंकि हीटिंग दे रखा है सवाल में, और अगर हीटिंग दे रखा है तो इसके इसमें बी आर हटेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज के कहीं रीअरेंजमेंट में नहीं जा सकता तो वहीं पे रहेगा। बाकी आराम से E2 एलिमिनेशन के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरे पे 2 हाइड्रोजन। करेक्शन कर लेना इस चीज में। और कोई डाउट किसी को? बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट किसी को? सर बुकलेट में था। बुकलेट का डाउट हम लोग एक दिन रुक जाओ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना है, थोड़ा हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में मैग्नीशियम के साथ हीटिंग दे रखा है। ये चीज बताया था कि अगर हम लोगों का मेटल वाला पार्ट दे रखा होगा, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर, तो इन सब केसेस में हम लोग आराम से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं। और E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट में जो हम लोगों का लिविंग ग्रुप है वो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस चीज को हम वापस से नीचे लिख रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में ऐसा दे रखा, क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में फ्रंट कार्बन के ऊपर हम लोग के पास क्लोरीन दे रखा है, फ्रंट कार्बन के ऊपर, और बैक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन दे रखा। तो बेसिकली फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप है जो कि आराम से एलिमिनेशन में जा सकते हैं। डी हेलोजिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ डी हाइड्रोहेलोजेशन लिख दिया यार, हम थोड़ा जल्दबाजी में बनाया असाइनमेंट, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, जिंक या फिर मैग्नीशियम लेंगे तो इस केस में हेलोजन वाला ग्रुप हटता है। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों को दोनों हेलोजन ग्रुप्स एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो ब्रोमीन को यहाँ लेके आ जाते हैं, पीएच फिर इधर चला जाएगा, एच वाला पार्ट इधर चला आएगा। तो अपना जो रोटेशन के बाद ग्रुप आएगा, यहाँ Cl, नीचे वाले पार्ट में Br, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में पीएच चला गया, राइट साइड में एच चला गया, फ्रंट कार्बन पे एच और पीएच जैसा था वैसे ही रह गया। यहाँ से अगर हम लोग Cl और Br को हटाए तो इस बॉक्स के एक साइड में जो दोनों ग्रुप है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में फ्रंट कार्बन के ऊपर H है और दूसरा पीएच है। फ्रंट कार्बन के H के सामने बैक कार्बन पे हम लोग का पीएच वाला पार्ट होगा, और फ्रंट कार्बन के पीएच के सामने बैक कार्बन का H वाला पार्ट होगा। आराम से ट्रांस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा। और कोई डाउट किसी को? सर 15-16 में सारे हेलोजन को लेना? 15-16 में सारे हेलोजन को लेना, तो इतना हेलोजन दे रखा है तो फिर लेना ही होगा। कहाँ है 15-16? हाँ 15-16 वाले पार्ट में ये क्वेश्चन याद रखना। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट होगा जब हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तब भी। फ्री रेडिकल में एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज आएगा, सेम रिएक्टेंट होगा, बस वहाँ पे रिएक्शन का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे हम लोग डीहेलोजिनेशन कराते हैं अगर मान लो, तो डीहेलोजिनेशन में हम लोग का डबल बॉन्ड तब बनता है जब 2 बगल वाले पार्ट पे क्लोरीन होता है, बट यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर क्लोरीन है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग 2 ग्रुप्स ऐसा ले लेंगे, और दोनों ग्रुप्स के हिसाब से एक क्लोरीन हटाया, यहाँ से दूसरा क्लोरीन हटाया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था इसलिए ऐसा मेंशन कर लिया। फ्री रेडिकल में ये सवाल जब आएगा तो वहां में तुम लोगों को टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। और कोई डाउट? इनफैक्ट वहां पे जिंक होता या मैग्नीशियम होता या सिल्वर होता, हर एक केस में एग्जैक्टली सेम सिनेरियो लेके चल सकते हैं। जल्दी बताओ, और कोई डाउट किसी को? एक मिनट थोड़ा, हाँ भाई बोलो, और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग डालना एनजीपी रिएक्शन,
चलो कॉपी में हेडिंग डालो नेक्स्ट। और ये सब हम लोग रिएक्शन जो डिस्कशन कर रहे हैं ये कुछ यूनिक टाइप के रिएक्शंस हैं। इन सारे रिएक्शंस का थोड़ा अलग से ध्यान रखना होगा अपने को। तो जब भी सवाल आएगा तो अगर ये सब मैकेनिज्म याद होगा तभी सवाल बना पाएंगे, अदरवाइज सवाल भी बना पाएंगे और -1 मिलेगा ही मिलेगा। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिसाइजली अगर बात किया जाए तो एडवांस के लायक हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर मेंस के एग्जाम में भी आया था। मतलब जो 12 पेपर हुआ था 12 शिफ्ट में, एक पेपर में कहीं पे क्वेश्चन देखे थे हम। तो अब मेंस के लायक भी सवाल है। और इस बार इनफैक्ट 3 स्लॉट्स का जो पेपर हम देखे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो एडवांस लेवल से किसी लेवल पे कम नहीं थे। जो सीक्वेंशियल रिएक्शन कराते हैं तुम लोगों को, अभी छोटा सा, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, आगे जाने के बाद ABCDEF इस तरह का ऐसा सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया था वहाँ पे। तो इसीलिए अब इस तरह के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने ही होंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन से तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो अब ये हेडिंग जो है ये हम लोगों के हिसाब से इम्पोर्टेंट हेडिंग में से एक रहेगा। मतलब ये यूनिक हेडिंग है, इसका सवाल तुमको बुकलेट्स में या किसी बुक्स में बहुत ही रेयरली मिलेगा। तो इसीलिए इन सब मैकेनिज्म्स का लास्ट में ध्यान रखना जरूरी होता है पार्ट, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग सवाल सॉल्व तो करेंगे और गलती तरीके से सॉल्व करेंगे। हेडिंग डाल दो SNNGP और इसका NGP वाला जो पार्ट है ये चीज नोट करते जाओ। जो NGP वाला पार्ट है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोगों का कोई नेबरिंग ग्रुप है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और इसके वजह से कुछ कुछ मैकेनिज्म में मॉडिफिकेशन होता है। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, आते हैं हम लोग उस चीज के डिस्कशन पे। अब इसके आगे नोट डाउन मत करना। चलो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेके चले जिसमें कोई अच्छा लिविंग ग्रुप दे रखा है जिसमें आराम से हम लोग रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अगर इस कंपाउंड वाले पार्ट में यहाँ पे COOH ग्रुप दे रखा होता, मान के चलते हैं COH ग्रुप दे रखा है, और अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन किसी भी हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो एक्सपेक्टेड तो ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आराम से यहाँ पे लिविंग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट में हम लोग आराम से COH जैसा है वैसे ही छोड़ सकते हैं। बट एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और निकल के आता है। हम लोग इस तरह का कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि, और उसमें भी एक चीज हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन है तो SN2 रिएक्शन होगा। अगर SN2 रिएक्शन वाला पार्ट है तो वाल्डेन इन्वर्जन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में R कन्फिग्रेशन है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में S कन्फिग्रेशन होना चाहिए। ये हम लोग का एक्सपेक्टेड पार्ट हो सकता है, लेकिन आंसर वाले पार्ट में कन्फिग्रेशन R ही निकल के आता है। तो कन्फिग्रेशन R कैसे निकल के आ सकता है? अगर SN2 रिएक्शन है तो R कन्फिग्रेशन का तो कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा, ये बहुत एब्सर्ड चीज है। तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप है COH वाला पार्ट, ये COOH ग्रुप वाला पार्ट नेबरिंग ग्रुप होने के वजह से खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसके वजह से हम लोग का ये रिएक्शन वाले पार्ट का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो पाता है। इस चीज को हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी बोला करते हैं। उसके पीछे एक बस कंडीशन ध्यान रखना होता है, जो भी हम लोग का लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हम लोगों के जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन से मतलब नहीं है, अगर बीटा कार्बन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है तब उस केस में NGP रिएक्शन हो सकता है। तो बस एक कंडीशन छोटा सा नोट करो, फिर हम रिएक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। कंडीशन नोट डाउन करो। इफ एनी nucleophilic group is present on the beta carbon with respect to the living group, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे हम लोग। अगर तो उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर मतलब बीटा कार्बन के ऊपर अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है तब वहां पे हम लोग NGP रिएक्शन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। चलो ध्यान दो,
ऐसे मान लो इसमें होता क्या, पहले इस चीज की बात करते हैं। यहाँ एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे COH वाला पार्ट है। और ये जो COH वाला पार्ट है आराम से जैसा था वैसे का वैसे ही रहना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चल रहे हैं कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में कन्फिग्रेशन आ रहा है, एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को कैरी आउट कराना चाहेंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट 1 डिग्री कार्बन पे SN2 रिएक्शन करके आराम से प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके जगह पे, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच्ड बीटा कार्बन के ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, तो उस केस में ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर यूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाएगा। अब एक चीज सोच करके देखो इसी स्टेप में, जैसे मान लो R कन्फिग्रेशन था रिएक्टेंट का, तो बीटा कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो भी तो बैक साइड अटैक ही करेगा, भले ही कंपाउंड के अंदर ही कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, बट अटैक तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड ही करेगा। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो उस केस में हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट आएगा, जैसे यहाँ कार्बन हो गया, कार्बन वाले पार्ट पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इस पे एक OH ग्रुप वाला पार्ट था, और यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को आराम से एसोसिएट कर दिया, और उसके बाद लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दूसरे साइड से रिमूव हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कराए, हम लोग लिविंग ग्रुप को हटाए, तो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट भी तो बैक साइड से ही अटैच हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया जा सकता है। अब इसके बाद क्योंकि 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल फिर से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, और इस बार जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो हम लोग को इपॉक्साइड का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो हम लोग इस रिएक्शन में आराम से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए जब ऑक्सीजन वाला पार्ट हटेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, पहले जिधर से लिविंग ग्रुप हटा न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कंसिडरेशन है कि अपने पास 3 कार्बन है, जो COH वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया, और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल हटा उसी साइड में आ गया। इसका मतलब अगर कन्फिग्रेशन वाला पार्ट R है तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी कन्फिग्रेशन सॉरी R ही रहेगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा है। और ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि हम लोग के बीटा कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करके 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड रिंग बना पा रहा है। इससे ज्यादा मेंबर्ड रिंग नहीं बनना चाहिए। जस्ट इसके आगे हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, और वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जैसे ही डिस्कस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तुमको हर एक जगह पे याद रखना होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कैसा भी रिएक्शन होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। अगर 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर रिंग या 7 मेंबर रिंग बन सकता है, तो 3 या 4 की बात नहीं कर रहे, 5 या 6 या 7 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस एक मैकेनिज्म का थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग NGP रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें SN2 टाइप का ही रिएक्शन हो रहा है लेकिन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लो इस चीज को। विशाल सर, ये उनको दे दीजिए, अभिषेक सर को। और इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस है, जैसे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का कोई ग्रुप हो गया, तो ये तो हो गया। हम लोग और भी कुछ कुछ केसेस लेके चल सकते हैं, जिसमें हम एक बेंजीन रिंग का केस डिस्कस करेंगे। और बेंजीन रिंग के केस का जो एग्जांपल है वो एक्चुअली में MS चौहान में दे रखा है। उस तरह का एग्जांपल हम लोग के बुकलेट में तो नहीं है, बट MS चौहान में दे रखा है। उस चीज का डिस्कशन MS चौहान में जब होमवर्क देना शुरू करेंगे तब तुमको पता चल जाएगा। इनफैक्ट MS चौहान का हमको PDF मिल गया है, तो उसको हम शेयर कर देंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे तुम लोगों को। अब उसके अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, असाइल हैलाइड ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों पूरा सॉल्व कर सकते हैं उसका।
और उसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लेना, एनजीपी रिएक्शन के टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा, ये हम लोग को ध्यान रखता है। हम तुम्हारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तुम लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। एनजीपी रिएक्शन वाले पार्ट में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन दिखा रहे हैं और दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। बुक एक मिनट बुक दिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा, बट क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 वाले पार्ट को देखो ढंग से। हम थोड़ा स्क्रीन जूम कर दे रहे हैं, नोट कर लो क्वेश्चन। काफी अच्छा सवाल ये, दिमाग लगा के देखो। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर ऑप्शन वाले पार्ट को शो करेंगे। एक 5 मेंबर रिंग है, उस 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट में सॉलिड में ओटीएस ग्रुप है टोफैलेट, और सॉलिड में एन एमी होल्ड वाइज। उसके बाद जस्ट नीचे डैश पे ओटीएस ग्रुप है और सॉलिड वाले पार्ट पे एन एमी होल्ड वाइज दे रखा। और उसके बाद मीडियम में CH3COO माइनस दे रखा है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट CH3COOH ग्रुप दे रखा है। दोनों केसेस में एग्जैक्टली सेम चीज रखा है। कॉपी में नोट करके अपने ऑप्शंस को ट्राई करके देखो और उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। उधर साइड में प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सब प्रोडक्ट नहीं है, ये सब कुछ मतलब को लगता है कि कुछ और इमेज है। इसके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। ये बैकग्राउंड में कुछ और इमेज में गड़बड़ी दे रखा है, बाकी इमेज में ये 5 मेंबर रिंग वाला जो पार्ट है वही अपना प्रोडक्ट है। पहले वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले वाले में एक प्रोडक्ट दे रखा है पहले वाले पार्ट का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्लस इनएंशियोमर दूसरे वाले केस में, लेकिन नीचे वाले केस में प्रोडक्ट प्लस इनएंशियोमर और दूसरे में एक और प्रोडक्ट दे रखा है। फिर तीसरे ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन दे रखा है, सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन बोथ द रिएक्शन, इस टाइप से। केवल पहला ये थर्ड ऑप्शन में जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, केवल ये स्ट्रक्चर दोनों में ही सिंगल प्रोडक्ट आएगा। और लास्ट वाले केस में दोनों सॉलिड पे ग्रुप दे रखा है, सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन बोथ रिएक्शन ऐसा दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम अलग से उधर भी नोट डाउन करने वाले हैं, रुक जाओ। अभी तक ट्राई करके देखो पहले।
और एनजीपी रिएक्शन का काफी अच्छा सवाल है इनफैक्ट, ये बाकी सवाल भी अच्छे होते हैं एनजीपी, बट ये काफी अच्छे लेवल का सवाल है, बाकी काफी सिंपल होते हैं इसके रिस्पेक्ट में। चलो ध्यान दो, सबसे पहले वाले पार्ट पे ध्यान दो, और इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोग को ज्यादा केयरफुली ध्यान देना है। जैसे पहले वाले केस में हम लोग का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है ओटीएस, उसके अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोले, और उससे अटैच कार्बन वाला पार्ट बीटा कार्बन हो गया। तो इस केस में बीटा कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसपे लोन पेयर है, मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो एनजीपी रिएक्शन होने के चांसेस है। लेकिन एनजीपी रिएक्शन में एक चीज बोला है तुम लोगों को कि पहले स्टेप में जो हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट था, उस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बैक साइड से उस लिविंग ग्रुप को हटाता था। तो बैक साइड अटैक अगर होना है, इसका मतलब दोनों ग्रुप्स हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। सॉलिड पे अगर लिविंग ग्रुप है तो डैश पे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, डैश पे अगर लिविंग ग्रुप है तो सॉलिड पे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों ग्रुप सॉलिड पे है। अगर दोनों ग्रुप पे सॉलिड पे है तो इस केस में ये जो ग्रुप है ये बैक साइड अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता। और अगर बैक साइड अटैक नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पे एनजीपी रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। मतलब इस पार्टिकुलर केस में एनजीपी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एनजीपी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट सिंपली SN2 रिएक्शन करेगा, और जब SN2 रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा, और जब इसको यहाँ से हटाएगा तो 5 मेंबर रिंग ओटीएस अगर सॉलिड पे था तो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट डैश पे चला जाएगा, और जो हम लोग का पहला वाला ग्रुप जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। ये पहले वाले पार्ट में अपना रिएक्शन होना चाहिए। दूसरे वाले केस में NH2 वाला पार्ट, सॉरी NMe होल ट्वाइस वाला पार्ट हम लोग के ऊपर सॉलिड पे है और ODS वाला पार्ट डैश पे है। तो यहाँ से N वाला पार्ट आराम से बैक साइड अटैक करके लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे एनजीपी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। मतलब कंडीशन केवल ये नहीं कि बीटा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का ओरिएंटेशन भी अगर एक रिंग है तो ठीक ठीक होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये चीज। एनजीपी रिएक्शन अगर हुआ तो इस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर जब कोऑर्डिनेट किया, और ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का ऑलमोस्ट एक छोटा सा ट्रेलर टाइप का है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तो इस केस में नाइट्रोजन वाला पार्ट पहले वाले कार्बन से अटैच तो था ही, दूसरे वाले कार्बन से भी अटैच हो गया। और क्योंकि जैसे ऐसा मान लो रिंग है, नाइट्रोजन सॉलिड पे है और दूसरे में भी, मतलब ऐसा एक सामने ऐसा स्ट्रक्चर देखे यहाँ नाइट्रोजन सॉलिड पे है, एक कार्बन से अगर सॉलिड पे जुड़ा है तो दूसरे से भी तो सॉलिड पे जुड़ा रहेगा। तो पहले नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच था उससे तो अटैच रहेगा सॉलिड पे, जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया तो दूसरे कार्बन से भी नाइट्रोजन अटैच हो गया।
तो इस केस में नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग आराम से NMe होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। तो इस केस में अब हम लोग के पास एक नया सिनेरियो आ गया जो हम लोग ऊपर डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही लिविंग ग्रुप था, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है और 3 मेंबर रिंग है तो हट सकता है आसानी से। लेकिन पॉइंट ये है कि जो NMe होल ट्वाइस है वो दोनों जगह सिमेट्रिकल है। अब ऊपर वाले कार्बन पे रिएक्शन होना है तो ऊपर वाले पे हो जाए, नीचे वाले कार्बन पे रिएक्शन होना है तो नीचे वाले पे हो जाए, जैसा हम लोग इपॉक्साइड में रिएक्शन डिस्कस किए थे। तो अगर ऊपर वाले पे रिएक्शन होगा तो यहाँ से बॉन्ड को हटाएंगे, पहला स्टेप। अगर नीचे वाले पे रिएक्शन होगा तो यहाँ से बॉन्ड को हटा करके सेकेंड स्टेप आराम से फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में हम अगर दोनों स्टेप्स अलग अलग कलर से मेंशन करें, जैसे मान लो स्टेप 1 वाला पार्ट, नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट किया जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा दिए, तो एक ये तरीका पॉसिबल हो सकता है। दूसरा पार्ट, नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इस कार्बन के ऊपर डाला जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से इस ग्रुप को आराम से हटा दिए। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में चाहे ब्लू वाला पार्ट फॉलो हो चाहे व्हाइट वाला पार्ट फॉलो हो, दोनों केसेस में हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश के तरफ से ही लग रहा और NMe वाला पार्ट हम लोग सॉलिड के तरफ से ही आ रहा। अगर ब्लू वाले तरीके को फॉलो करते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर वाले कार्बन पर अटैच होगा तो NMe होल ट्वाइस जहां से आया था ये एग्जैक्टली वहीं पे चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर हम लोग व्हाइट वाले तरीके को फॉलो करते हैं तो व्हाइट वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नीचे साइड में अटैच होगा और उसके बाद NMe होल ट्वाइस वाला पार्ट हम लोग के सॉलिड वाले पार्ट पे आराम से अटैच होते हुए आ सकता है। अब पॉइंट ये है, जैसे मान लो इस तरह का कभी भी स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्ली चेक करना होता है। तो देख के मालूम पड़ रहा है ऊपर नीचे लिखने से ये वाले पार्ट में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और 5 मेंबर रिंग का मेजर में 5 मेंबर रिंग सॉलिड पे NMe होल ट्वाइस, सॉलिड पे NMe होल ट्वाइस ऊपर की तरफ न्यूक्लियोफाइल डैश पे है, नीचे की तरफ न्यूक्लियोफाइल डैश पे है, मतलब दोनों के दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो आराम से एनैंशियोमर्स बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का ऊपर वाला रिएक्शन होता जिसमें NGP रिएक्शन के चांस नहीं थे, SN2 रिएक्शन होता तो केवल डैश पे हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैच होता। बट अगर नीचे वाले सिनेरियो पे आते तो इस केस में NGP रिएक्शन में अगर इस तरह का 3 मेंबर रिंग बना तो उस केस में हम लोग का दोनों तरह का पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है। अगर रिंग हुआ तो, अगर रिंग नहीं होता तो इस तरह का चांस नहीं होता, बट अगर रिंग है तो दोनों तरह के एनैंशियोमर्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन वाला पार्ट इस तरीके से दे रखा था, एक मिनट। क्वेश्चन वाले पार्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोगों को जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में सॉलिड प्रोटीज दे रखा है, प्रोडक्ट ए लिखा है या बी लिखा है तो नहीं पता चल रहा, बट ठीक है रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट वाला पार्ट दे रखा। तो इस केस में रिएक्शन 1 अगर लेके चलते हैं तो उस केस में केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। डैश पे हम लोगों का CH3COONA आएगा, और CH3COONA आने का मतलब है, एक मिनट, अगर हम लोग CH3COONA लेकर के चलते हैं तो हम लोग का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है, मतलब बेसिकली यहाँ का ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता, और जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को अटैच किए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा, O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच रहेगा, बाकी दूसरे वाले पार्ट पे NMe होल ट्वाइस लेके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग का ये न्यूक्लियोफाइल रहा, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बेसिकली एसिडेट आयन, तो हम लोग इस तरह का ईस्टर वाले पार्ट का प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लोग का डैश पे न्यूक्लियोफाइल है, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आ रहा, तो हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आएगा, हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में एक सिंगल प्रोडक्ट डैश के ऊपर आएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में डैश पे हम लोग का ग्रुप दे रखा है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये ग्रुप अभी तक तो ठीक है। दूसरा वाले केस में डैश पे हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट तो आया और उसका एनैंशियोमर वाला पार्ट ही बन रहा है, इसका मतलब सेकंड वाले ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन वाला पार्ट सुटेबल हम लोग को दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 1 आराम से आंसर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। काफी अच्छा लेवल का सवाल है, थोड़ा समझना होता है इस चीज को ढंग से कि अगर हम लोग NGP रिएक्शन कराते भी हैं तो रिंग के केस में इस तरह का एक सिनेरियो हो सकता है कि अपना पहला कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दोनों सॉलिड पे था या दोनों अगर डैश पे भी होता तो आपस में रिएक्शन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट फर्दर इधर उधर नहीं जा सकता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन
नहीं करा पाते। तो ऊपर वाले में पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बीटा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन फिर भी हम लोग का एनजीपी रिएक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि ओरिएंटेशन हम लोग का ठीक ठीक यहाँ पे नहीं दे रखा है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। और इसी में एक सवाल हम लोग और ऐड अप कर सकते हैं जो पूछने लायक होता है। ऐसे मान लो इस तरह का एक सवाल है, और इस तरह के सवाल का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मान लो हम लोग का यहाँ पे बेंजीन रिंग दे रखा है और बेंजीन रिंग वाले पार्ट के ऊपर एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दे रखा है। इसका रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं। तो जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है उसमें भी हम लोग के पास डबल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, तो आराम से बेंजीन वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। इस एक पार्टिकुलर स्टेप को अभी के लिए समझना, और इसको हम लोग आगे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो इजीली जज कर सकते हैं। तो बेंजीन वाले पार्ट का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो हम लोग के पास 2 कार्बन है। उसके अलावा हम लोग का जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है उसको हम वैसे ही बना देते हैं। और एक चीज ढंग से देख के समझो, हम केवल एक पाई बॉन्ड को यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो बाकी दोनों पाई बॉन्ड जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके अलावा जब यहाँ से पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कराए तो यहाँ पे हम लोग का जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि इन दोनों में से जैसे एक कार्बन का बॉन्ड लॉस हो गया तो इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। जैसे एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है तो प्लस चार्ज आता है, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने का मतलब है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इधर दे दिया। इसके वजह से कार्बन अगर इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट अगर इस कार्बन से अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, या फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट पहले कार्बन से अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग दूसरे कार्बन पे आराम से डाल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते भी हैं। अगर डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो डबल बॉन्ड में से किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक चीज यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा बोल सकता था कि सर इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो ऊपर का कार्बन चेन वाला पार्ट है उसको रहने देते हैं, बेंजीन रिंग वाला पार्ट भी ठीक ठीक है, हम लोग बाहर वाले से इसको अटैच करा के अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। ये भी तो एक अपने पास पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ वाले पार्ट में तो 3 मेंबर रिंग की जगह पे 4 मेंबर रिंग बन रहा है, और 4 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन कम होता है। बट एक चीज ढंग से देखो, केवल यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को, अगर इस स्ट्रक्चर को हम किसी दूसरे ओरिएंटेशन में डालें तो हम लोग का एक कार्बन, 2 कार्बन और ये दोनों कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और उसके बाद उससे एक कार्बन अटैच्ड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं पहले कहीं पे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, जो कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से काफी ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है। तो इस वजह से ये 4 मेंबर रिंग वाला पार्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कराते हुए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, और यहाँ पे हम कार्बन वाले पार्ट में स्टार मार्क कर रखे हैं। स्टार मार्क करने का मतलब हम लोग कार्बन 14 की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो कार्बन 14 वाला पार्ट जो बाहर दे रखा उसको वैसे ही अभी मार्क करके रखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है और ये दूसरे कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर पहले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो उसकी इसमें पहले कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो और आगे शिफ्ट कर दो। इसको हम नीचे बना देते हैं अलग से, 1 मिनट। ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर है और इसमें कार्बन 14 दे रखा। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं तो इस केस में अगर कार्बन 14 पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के नीचे चला जाएगा, ये मेथड 1 बोल सकते हैं। और अगर न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बन पे गया तो जैसे इधर का बॉन्ड शिफ्ट हुआ था वैसे ही दूसरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन का पाई बॉन्ड या बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड वापस से बन जाएगा। अगर ब्लू वाला स्ट्रक्चर है तो ब्लू वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन वाला पार्ट बना, और हम लोगों का जो कार्बन चेन था उसमें हम लोग अंदर वाले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराए और अंदर वाले कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, मतलब फर्स्ट कार्बन वाले पार्ट या लेफ्ट कार्बन वाले पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। तो जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा था, इन दोनों स्ट्रक्चर में इधर वाले पार्ट को ब्रेक किए
तो बाहर वाला पार्ट जो कार्बन 14 वाला पार्ट था वो कार्बन चेन से बेंजीन रिंग से अटैच था और न्यूक्लियोफाइल हम लोग के फर्स्ट या लेफ्ट कार्बन वाले पार्ट पे आ गया। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते हैं तो व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते वक्त बेंजीन रिंग तो बनेगा, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन में से इस बार कार्बन 14 पे इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ का बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ था, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को कार्बन 14 वाले पार्ट पे प्लेस कर देते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में हम लोग का इस बार लेफ्ट कार्बन पे बेंजीन रिंग वाला पार्ट रहेगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन 14 के ऊपर बेंजीन रिंग नहीं था, लेकिन एनजीपी रिएक्शन होने की वजह से कार्बन 14 पे भी बेंजीन रिंग वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। इस तरीके का एनजीपी रिएक्शन हम लोग को ध्यान रखना होता है, जो ऊपर वाला केस बताया और जो नीचे वाला केस बताया। बाकी जो एनजीपी रिएक्शन पूछा जाएगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल पूछा जाएगा, जैसा ऊपर मेंशन किया था। रिएक्शन का मैकेनिज्म नोट कर लो इस चीज में, इसको नोट डाउन मत करना, ये अपने काम करनी है। और ऐसा मत सोचना कि एक ही बार में ये चीज समझ में आ जाएगा, भारी मैकेनिज्म है, इसलिए सबसे लास्ट में इस चीज को डील कर रहे हैं, जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तब उसके बाद डील कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में भारी चीज है। पता नहीं मेंस में क्यों पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा, बट मेंस के एग्जाम में पूछने लग गया ये चीज। और इसको नोट डाउन करने के बाद फिर एक छोटा सा हेडिंग डाल देना, सम स्पेसिफिक केसेस या सम अदर केसेस कर लो। सम अदर केसेस वाले पार्ट में सबसे पहला जो हम लोग रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं, इस चीज को अलाइलिक SN1 एंड SN2 रिएक्शन लिख लेते हैं। अलाइलिक SN1 एंड SN2 रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा केस है, अलाइलिक SN1 SN2 रिएक्शन। बस ये पॉइंट ध्यान रखना होता है कि अलाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है। एक कार्बन डबल बॉन्ड जब कार्बन होता है तो इस चीज को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, और इससे अटैच्ड कार्बन वाले पार्ट को हम लोग अलाइल ग्रुप बोला करते हैं, अलाइलिक कार्बन बोला करते हैं। तो इस केस में अलाइलिक SN1 और SN2 रिएक्शन वाले पार्ट का सिंपल सा मतलब है कि अलाइलिक कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट होगा, वहां पे रिएक्शन कराना है हम लोगों को। रिएक्शन वाले पार्ट में जैसे अगर मान लो इस तरह का केस दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन वाले पार्ट के ऊपर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट प्रेजेंट है, और अगर SN1 रिएक्शन कराना चाहते हैं, मान लो H2 वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में चलो हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। अगर मान लो हम लोग का H2 वाला पार्ट दे रखा है, इसके साथ रिएक्शन कराना है, तो इस केस में अगर हम लोग का पोलर प्रोटिक मीडियम है, रेजोनेंस है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, SN1 रिएक्शन आराम से होना चाहेगा। तो रिएक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा।
अब इसके बाद दो चीजें हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहाँ पे H2O का हम लोग एडिशन कराए और एडिशन कराने के बाद वहां से H+ को हटा के हम लोग प्रोडक्ट बना दे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी। बट दूसरा ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने के बाद कार्बन वाला पार्ट अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और अब इसके बाद अगर हम लोग इस पार्टिकुलर कंपाउंड में H2O का एडिशन कराएं और H+ को रिमूव करें, तो हम लोगों का प्रोडक्ट वाला पार्ट कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए, यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप। तो एक चीज सोच के देखो, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, सेकेंड प्रोडक्ट बन रहा है। जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट है इसमें OH ग्रुप तो नॉर्मल है, फर्स्ट वाले में भी नॉर्मल है, लेकिन सेकेंड वाले केस में जो अल्कीन है, इस अल्कीन वाले पार्ट के ऊपर टोटल 3 और यहाँ पे 2 5 हाइपर कंजुगेशन है, जबकि फर्स्ट वाले केस में टोटल मिला के 1 हाइपर कंजुगेशन है। और अल्कीन की केस में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी निकल के आता है। इसका मतलब ये सेकेंड वाला जो केस है ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ज्यादा स्टेबल अल्कीन है इसका मतलब ये आराम से मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच ना होकर के एक अलाइलिक कार्बन होने की वजह से रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाने के बाद जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है उस कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कराते हुए मोर स्टेबल अल्कीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा के मेजर प्रोडक्ट दे देता है। इस चीज को हम लोग आराम से अलाइलिक SN1 रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। नोट करो रिएक्शन, सिंपल सा केस है और लॉजिक है, केवल स्टेबिलिटी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, केवल स्टेबिलिटी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। बट ध्यान रखना है SN1 तो वैसे भी याद रहेगा, SN1 हमको लगता है याद रहता है, SN2 एक्सेप्शनली ध्यान रखना होता है, थोड़ा उसमें हम लोग के ध्यान से उतर जाते हैं कि ऐसा भी कुछ केस हो सकता है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आराम से। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग SN2 रिएक्शन वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। SN2 थोड़ा यूनिक है तो इसीलिए इसको स्पेसिफिकली किसी दूसरे पेन से लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा, चलो यहाँ ब्रोमीन ही ले लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में NaOH ले लेते हैं। अगर हम लोग ये कंपाउंड को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक तो ये रिएक्शन हो सकता है हम लोग के पास, ऑल्दो 3 डिग्री कार्बन है तो रिएक्टिविटी का चांसेस कम है, बट फिर भी मान के चल रहे हैं कि अगर इसमें रिएक्शन वाले पार्ट में प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है OH- वाला पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाएगा, आराम से तो नहीं हटा पाएगा बट फिर भी चलो हटा दिया, तो इस केस में OH वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन
अगर हम लोग इस कंपाउंड को कंसिडर करें ढंग से, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब विनाइल कार्बन, और विनाइल कार्बन से अटैच्ड कार्बन वाला पार्ट हम लोग का अलाइलिक कार्बन हो गया। अगर अलाइलिक कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तब इस केस में हम लोग का अलाइलिक SN2 रिएक्शन हो सकता है। OH माइनस इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट ना करने के बजाय इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और ये पार्ट आगे शिफ्ट होगा और यहाँ से Br वाले पार्ट को हटाएगा, जैसे हम लोग एलिमिनेशन वाला पार्ट कंसिडर करते थे इस टाइप से। यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, बेस वाला पार्ट इस लिविंग ग्रुप के साथ कंबाइन किया, ये पार्ट इधर शिफ्ट होकर के लिविंग ग्रुप को हटा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसके ऊपर अटैच हो रहा है, यहाँ का पाई बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होकर के लिविंग ग्रुप को हटा रहा है। तो इस केस में हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट के टाइम पे आराम से OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ब्रोमीन आगे शिफ्ट हुआ, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ऊपर वाले अल्कीन में और नीचे वाले अल्कीन में अगर हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर करें या स्टेबिलिटी कंपेयर करें, तो नीचे वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो आराम से मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है छाप लोग। और इस तरह के केस को ध्यान रखना है। ऐसा केस रिंग विंग में डाला जा सकता है, रिंग में इस तरह का केस आ चुका है बहुत बार। जैसे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे Br ग्रुप दे रखा है और यहाँ डबल बॉन्ड वाला पार्ट दे रखा है, और नहीं डबल बॉन्ड किधर दिया जाए, हाँ ठीक है, यहाँ पे मान लो एक Br दे रखा है और यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है। तो इस केस में अगर रिएक्शन होगा तो डायरेक्टली इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा, एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर, मतलब अलाइलिक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, तो आराम से अलाइलिक SN2 कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल हम लोग आराम से इस कार्बन पे कोऑर्डिनेट करा के पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करा के लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटा सकते हैं। इस तरह का एक बहुत ही पार्टिकुलर केस ध्यान रखना होता है। बहुत ही रेयरली सवाल मिलता है, बट ध्यान रखना, इस तरह का सवाल कभी आ गया तो याद रहेगा, तभी सवाल बना पाएंगे, अदरवाइज आंसर आएगा अपना ऊपर वाला आंसर आएगा जो कि गलत आंसर होगा। और जो हम क्वेश्चन देंगे मिसलेनियस, उसमें अलाइलिक SN1 अलाइलिक SN2 के 2-3 टाइप के क्वेश्चन डाल देंगे बीच बीच में, ताकि इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज तुमको बुक्स वगैरह में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। और इसको नोट करने के बाद फिर अगला हेडिंग डालना इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक केसेस में, कुछ अलग टाइप के केसेस में, वैसे जनरलाइज केस है, अलग टाइप का केस तो नहीं है, बट फिर भी अभी तक जितनी चीजें पढ़ी तो उसमें कहीं भी इस तरह का पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। एक क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में बोला था कि ट्राई करके देखना, अगर आंसर देख के जज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 हो या SN2 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वर्ड से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इस तरह का वर्ड मेंशन करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं हम। अगर यहाँ क्लोरीन दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं, तो सबसे पहले तो अपना दिमाग यही काम करेगा कि हम लोग आराम से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन वाला पार्ट 1 डिग्री कार्बन पे दे रखा, मतलब SN2 रिएक्शन करा सकते हैं। OH माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ से Cl को हटाएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 टोटल
5 का कार्बन चेन है, 5 के कार्बन चेन वाले पार्ट में आराम से एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, दूसरे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये हम लोग का पहला इंस्टिंक्ट आएगा जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट एक चीज हम अभी चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, हमें इस OH माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम इस OH माइनस के साथ रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। हम एक चीज सोचते हैं कि इस OH में भी तो लोन पेयर है, और अगर इस OH में लोन पेयर है तो ये भी लोन पेयर तो आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर ही सकता है। अगर यहाँ का ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो 1 2 3 4 5 5 का कार्बन चेन है अपने पे, और उस 5 के कार्बन चेन के अलावा यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा। इसका मतलब टोटल पहले कार्बन से भी ऑक्सीजन अटैच्ड है, 5वें कार्बन से भी ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इंक्लूडिंग ऑक्सीजन हम लोग 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग आराम से OH माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करा के हटा सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करा सकते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब एक चीज सोच के देखो, और ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से एसोसिएट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग एंट्रोपी का डिस्कशन करते हैं, और एंट्रोपी में ऐसा बोला करते हैं नॉर्मली कि हायर एंट्रोपी अगर होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है तो फीजिबल रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और एंट्रोपी वाले पार्ट का फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि सोच के देखो कि अगर हम लोग शुरुआत में रिएक्टेंट लेकर के चले थे, 5 कार्बन, एक OH ग्रुप दे रखा या एक क्लोरीन ग्रुप दे रखा, इसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराए, तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में 2 OH ग्रुप रह गया और उसके अलावा NaCl। तो पहले एक रिएक्टेंट था, उसके अलावा एक सोडियम वाला पार्ट, एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, वापस से एक प्रोडक्ट बन गया। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह एक प्रोडक्ट आ गया, उसके अलावा Na+ और Cl-। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टेंट के साइड थे, एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ स्पीसीज प्रोडक्ट के साइड है। तो एटलीस्ट अगर नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से काम करें हम लोग, नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है, तो मतलब एंट्रोपी बढ़ नहीं रहा, रिएक्शन किसी दूसरे वजह से स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अगर केवल नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से कंसिडरेशन लेके चले तब। क्योंकि रिएक्टेंट में 3 स्पीसीज है, प्रोडक्ट में 3 स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर है। बट अगर मान लो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराते हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में ये जो NaOH वाला पार्ट है ये तो किसी काम का ही नहीं रहा, ये NaOH वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, Cl- बाहर निकला, ऑक्सीजन से H+ बाहर निकला, तो चलो मान लेते कि HCl कंबाइन करके रह गया, HCl कंबाइन फॉर्म में आ गया, उसके अलावा NaOH जैसा था वैसे ही रह गया। तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में टोटल 2 स्पीसीज है, अगर Na+ और OH- को अलग माने तो टोटल 3 स्पीसीज है। प्रोडक्ट में NaOH तो है, तो एक स्पीसीज तो कॉमन हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में टोटल एक स्पीसीज यूनिक है और यहाँ पे 2 स्पीसीज आ गया। मतलब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ तो नंबर ऑफ स्पीसीज 2 में कन्वर्ट हो गए, एक के जगह पे 2 स्पीसीज आ रहा है, या फिर एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा स्पीसीज निकल के आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं। और किसी भी रिएक्शन के टाइम पे अगर नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करता है तब इस तरह के रिएक्शंस में एंट्रोपी इंक्रीज करता है। और अगर किसी भी रिएक्शन में या प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता है तो नॉर्मली वो रिएक्शन फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होता है। तो ऊपर वाला रिएक्शन भी पॉसिबल है, नीचे वाला रिएक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो इस वजह से नीचे वाला रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस नेचर का है, और ज्यादा स्पॉन्टेनियस नेचर का है इस वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगा। तो एक स्टेटमेंट हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चंस वाले पार्ट को नोट डाउन नहीं करना है, अभी केवल स्टेटमेंट नोट करो, फिर क्वेश्चंस के एग्जांपल पे आएंगे। एक स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखना है अपने को, नोट कर लो। अगर हिंदी में नोट करते जाओ, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर दोनों रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर दोनों रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, तो
इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों रिएक्शन होना है तो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का सोचेंगे, तब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट आगे जितने रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे हर जगह एप्लीकेबल होगा। एडवांस से क्वेश्चन में बहुत ही इजी होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब कुछ नहीं सोचना है, पहले रिएक्शन को देखते ही दिमाग में यही लाना होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी देखो, अगर नहीं हो सकता तब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के थ्रू काम करेंगे। इसमें एक छोटा सा तरीका है, जैसे पता कैसे चलेगा सर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर है, कैसे कंफर्म करेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी पढ़ना तो ऑप्शन देखना। अगर चारों ऑप्शन में साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा तो रिंग का स्ट्रक्चर तभी बनता है जब इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कार्बन के कंपाउंड में हम लोग का लिविंग ग्रुप भी है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो एक ही न्यूक्लियोफाइल दो कार्बन से अटैच होगा, इसका मतलब एक रिंग बनेगा ही बनेगा। तो सीधा ये देखना कि हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में चार ऑप्शंस क्या है, और उन चार ऑप्शंस वाले पार्ट में अगर हम लोग ये चीज देख लिए कि कोई भी एक ऑप्शन में रिंग का स्ट्रक्चर है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा भारी चीज हो जाएगा, बट फिर भी दिमाग में रखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन प्रेफरेबली पहले देखेंगे, तब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कंसिडर कर रहे होंगे हम लोग। इस एक चीज का ध्यान रखना। और एग्जांपल वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग वापस से। ऊपर वाले एग्जांपल हम फिर से मेंशन कर रहे हैं। हम लोग के पास यहाँ OH ग्रुप है, मान लो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास Cl ग्रुप दे रखा और इसका रिएक्शन हम लोग NaNH2 के साथ करा रहे हैं। तो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Cl वाले पार्ट को हटा के वहां पे आना चाहिए था। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ OH हो गया और यहाँ वाले पार्ट पे NH2, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है, ये चीज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और अगर एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके इस रिएक्शन को नीचे अलग से लिख दे रहा है। ऑक्सीजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके आराम से इस क्लोरीन वाले पार्ट को यहाँ से हटाएगा, और जब उसको हटाएगा तो ऑक्सीजन सबसे पहला एटम जो कि इस कार्बन से भी अटैच्ड है और इधर लेफ्ट वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन उन दोनों कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ऑक्सीजन को मिला के टोटल 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। इसमें हमेशा काउंटिंग ध्यान रखना, टोटल कितने कार्बन है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को मिला करके 6 का टोटल एक रिंग बनेगा, तो 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। यहाँ जो H+ आएगा वो H+ वाले पार्ट को हम लोग आराम से NH2 माइनस के साथ कंबाइन करके रिमूव करा सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना इस तरह के रिएक्शन का। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है और इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग प्रेफरेबली इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ऊपर वाला प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना रहे हैं, नोट डाउन कर लो इस चीज को। और क्योंकि इस सवाल को हम लोग मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर ये चलता जाएगा, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। हर एक रिएक्शन से जहां भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ये रिएक्शन आएगा ही आएगा, तो इसमें हम ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराएंगे, एक ही एग्जांपल कराएंगे। आगे जब भी रिएक्शंस आएगा तो बाय डिफॉल्ट उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम इन्वॉल्व करेंगे, तो उससे तुम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का प्रैक्टिस अपने आप होता चला जाएगा। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में काफी भारी भारी टाइप के सवाल कराएंगे जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आराम से हो सकता है। नोट कर लो इस रिएक्शन को। और इस रिएक्शन को नोट करने के बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। उसका छोटा सा आइडिया मैंने दिया था तुम लोगों को कि ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज होता है, बट उससे थोड़ा सा और हायर लेवल का पॉइंट एक डिस्कस करना है और एक SN2 रिएक्शन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर का डिस्कशन करना है अपने को। फिर हम लोगों का अल्काइल हैलाइड ईथर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आराम से शुरू कर सकते हैं। वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अल्काइल हैलाइड में ही दे रखा है, बट उसके रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होते नहीं है, उसके रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस होते हैं।
चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करो, और थर्ड पॉइंट केवल रिएक्टिविटी ऑफ SN2 से रिलेटेड एक पॉइंट है, रिएक्टिविटी ऑफ SN2, जिसमें एक पॉइंट मेंशन किया था मैंने तुम लोगों को, ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है, लिविंग ग्रुप हट रहा होता है, तो एक पूरे स्ट्रक्चर में डेल्टा माइनस चार्ज एसोसिएट हो जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और उसमें एक और चीज बोला था, एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एज वेल एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक तो नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसके वजह से कुछ कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है कुछ कुछ? तो उसमें रिएक्टिविटी में जैसे हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो इसके ऊपर बेस्ड था कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, वो भी एक फैक्टर होता है, डेफिनेटली होता है। बट अगर मान लो कि हम लोग का कार्बन वाले पार्ट के ऊपर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन वाले पार्ट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, और लिविंग ग्रुप हट रहा है डेल्टा माइनस, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट का नेगेटिव चार्ज गायब हो रहा है डेल्टा प्लस, उसके अलावा ग्रुप 1 वाला पार्ट यहाँ पे हो सकता है, ग्रुप 2 वाला पार्ट हो सकता है, ग्रुप 3 वाला पार्ट हो सकता है, ऐसा हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो इस केस में अगर ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रहा, एक तो ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज हुआ, दूसरा कार्बन वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आया, तो अगर मान लो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर थोड़ा बहुत पुरानी चीज याद हो तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि अगर पैरेलल p ऑर्बिटल का सिस्टम है तो इस चीज को कंजुगेशन सिस्टम बोला करते हैं। कंजुगेशन सिस्टम में पैरेलल p ऑर्बिटल का सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंजुगेशन सिस्टम है, या नेगेटिव चार्ज है तो भी कंजुगेशन सिस्टम है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी कंजुगेशन सिस्टम है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कंजुगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में रेजोनेंस इफेक्ट टाइप का चीज आराम से हो सकता है। तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज है एज वेल एज sp2 हाइब्रिडाइज, तो इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि रेजोनेंस शो कर सकता है। तो इसी में आगे मेंशन कर लेना, ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज एज वेल एज sp2 हाइब्रिडाइज, और ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांजिशन स्टेट इज कंसिडर्ड टू अंडरगो रेजोनेंस विद सुटेबल ग्रुप। जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा उसके साथ हम लोग रेजोनेंस आराम से करा सकते हैं विद सुटेबल ग्रुप। और इसमें एक चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऑर्डर वाले पार्ट को तो खैर याद रखना ही रखना है। अगर मान लो इस तरह का ग्रुप रहा, जैसे कार्बन के ऊपर एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, मान लेते हैं हेलोजन वाला ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके कार्बन वाले पार्ट के ऊपर एक -m ग्रुप हुआ, तो -m ग्रुप वाला पार्ट रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसके पीछे रीजन है, पहला चीज ये कि कार्बन वाले पार्ट में यहाँ का पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन लिविंग ग्रुप वाले पार्ट में, कार्बन के ऊपर sp2, तो रेजोनेंस कर सकता है, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये कार्बन का जो -m ग्रुप है, ये -m उस नेगेटिव चार्ज को काफी स्टेबिलिटी देगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट में -m स्टेबिलिटी बढ़ा भी रहा है, पहला चीज, और रेजोनेंस भी कर रहा है, दूसरा चीज। सबसे पहला ये कंसिडरेशन है। तो इस वजह से हम लोगों का अगर इस तरह का सिनेरियो रहा तो SN2 का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर +m ग्रुप रहा तो यहाँ पर रिएक्टिविटी वाला पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। +m होने से भी स्टेबिलिटी आएगा, ऑल्दो माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो रेजोनेंस बहुत ही इफेक्टिव हो पाता है। तो अगर +m ग्रुप वाला पार्ट रहा तब भी उस केस में रिएक्टिविटी हाई रहेगा, -m वाला पार्ट रहा तो भी रिएक्टिविटी, केवल रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी के बढ़ने के वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा निकल के आ जाता है। ये दो ऑर्डर तो बिल्कुल याद रखना होता है। इन दोनों ऑर्डर के बाद अगर हम लोग के कार्बन के ऊपर हैलोजन है और इसके ऊपर बेंजीन रिंग है, तो इसमें भी हम लोग रेजोनेंस वाला पार्ट आराम से कैरी आउट कर सकते हैं। बेंजीन का पाई बॉन्ड बाहर के sp2 से रेजोनेंस कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो मिथाइल हैलाइड के नियर अबाउट सेम होता है। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर अटैच्ड कार्बन के ऊपर हैलोजन है
बेंजाइलिक कार्बन बोल सकते हैं इस चीज को। तो बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली मिथाइल हैलाइड के जैसा होता है, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। उसके बाद फिर हम लोग का ये अलाइलिक वाला टाइप का कार्बन आएगा। अलाइलिक कार्बन वाले पार्ट में भी रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। बाकी हम लोग का फिर 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री के बाद तो सर यहाँ वाले पार्ट में 1 डिग्री अल्काइल हाइड ले सकते हैं, फिर 2 डिग्री अल्काइल हाइड ले सकते हैं, फिर 3 डिग्री वाला पार्ट सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी में रहता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर एटलीस्ट ध्यान रखना, ये पार्ट हम लोग को प्रॉपरली याद रखना होता है। एक बार सवाल प्रीवियस ईयर में एडवांस से पूछा जा चुका है, तो मेंस में आराम से पूछा जा सकता है। पहले वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरे में रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरे में रेजोनेंस इफेक्ट, चौथे में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बहुत लो होने की वजह से रेजोनेंस से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मिथाइल हैलाइड में रिएक्टिविटी निकल के आ गया, और उसके बाद फिर से रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट है। बट पहले में रेजोनेंस में -m है, दूसरे वाले में +m है। तो रेजोनेंस में अगर +m -m इफेक्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग +m इफेक्ट या -m इफेक्ट होता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पहला चीज। और क्योंकि -m इफेक्ट है तो वो उस नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट को और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। एक बार इसमें पॉला ब्रूस में पढ़ करके देखना। पॉला ब्रूस वाले पार्ट में हम लोग के पास ये ऑर्डर दे रखा है, शायद से सबसे लास्ट में या कहीं पे दे रखा है, हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली, खुद से सर्च करके देखना। ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का कहीं ना कहीं दे रखा होगा, एक टेबल के फॉर्मेट में या फिर एक ऑर्डर के फॉर्मेट में। उससे रिलेटेड एक बार थ्योरी वहां पे रीड करके देखना, मजा आएगा पढ़ करके उसको। तो तुम लोगों का SN1, SN2, E1, E2, E1CB, SNNGP रिएक्शन, SNI रिएक्शन, बेसिकली अल्काइल हाइड, ये सब सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला पार्ट शुरू करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर का टॉपिक है, 3 लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रीजेंट खत्म होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हम लोग बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन में हम तुम लोग को कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे और हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट पे आराम से मूव कर जाएंगे। आज के लिए हम बुकलेट में होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को। कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक है, टाइम भी हो रखा है। बुकलेट में होमवर्क दे रहे हैं, बुकलेट के होमवर्क को सॉल्व करना, और वर्कशीट एक और मिल जाएगा, वर्कशीट को भी तुम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे बुकलेट में हमको जहां तक ध्यान है कि सारे क्वेश्चन हम होमवर्क दे चुके हैं, बुकलेट में कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, बुकलेट में सारे क्वेश्चन दे चुके हैं, तो बुकलेट वाले पार्ट को छोड़ते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले पार्ट में तुम्हारे ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन दे रखा तुम्हारा, एक मिनट, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजन में एक ये टॉपिक कवर हो जाएगा हम लोगों का। उसके अलावा SN2TH रिएक्शन कवर हो जाएगा। और ये दोनों टॉपिक में एक चीज देखो, जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोगों के पास केवल एल्डिहाइड या कीटोन टाइप का पार्ट है, हर जगह पे एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है। इसका मतलब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो तुम्हारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर एल्डिहाइड कीटोन में कुछ बोलना नहीं है हमको, बस वहाँ पे चीजें रिपीटेड मोड में चलेंगी, सारा कुछ यहाँ पे सीख लेंगे। और जब SN2TH रिएक्शन है तो असाइल हाइड मतलब एसिड डेरिवेटिव, अमाइड एसिड डेरिवेटिव हो गया। उसके अलावा हम लोग का फिर से असाइल हाइड वाला पार्ट आ गया या ईस्टर वाला पार्ट आ गया। तो 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड और असाइल हाइड। इन एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस को हम लोग SN2TH रिएक्शन या फिर SNTH रिएक्शन या SNA रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये हम लोग के ग्रिग्नार्ड रीजन में कंप्लीट हो जाएगा। मैकेनिज्म छोटा छोटा है, बट ग्रिग्नार्ड रीजन में कंप्लीट हो जाएगा तो आगे हम लोग को टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा। तो ये 2 रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3 दिन में। बुकलेट में कोई भी होमवर्क नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा मिसलेनियस क्वेश्चन का जो वर्कशीट आएगा उसी को तुमको सॉल्व करना है। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आराम से बुकलेट पर मतलब डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज हम MS चौहान में तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। MS चौहान तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, तुमको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो बनाएंगे तो फिर मजा आएगा। MS चौहान में अल्काइल हैलाइड वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और 5C मतलब एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C, ये तीनों एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, दिमाग लगाने में भी मजा आएगा, बट ये तीनों एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं। अल्कोहल को सॉल्व कर सकते थे लेकिन इसमें काफी ज्यादा रिएक्शंस ऑक्सीडेशन का दे रखा है, जिसको बना पाना मुश्किल है तुम लोगों के लिए अभी। तो इसलिए हम अल्कोहल और इपॉक्साइड का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में मार्क करा देंगे, या फिर हम मार्क करके पहले से रखेंगे, तुम लोग को बता देंगे ये सब क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है। तो अल्कोहल एंड ईथर वाले पार्ट में जो जो क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का अभी तक कवर हो चुका है वो सारा का सारा पार्ट हम लोग देख लेंगे। मोस्टली इसमें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है मतलब मिसलिनियस टाइप के रिएक्शन दे रखे हैं,
तो अभी उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अल्कोहल ईथर का होमवर्क नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। एक बार ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट हो गया तो आगे के रिएक्शन अपने काफी इजी हो जाएंगे। कोई अगर किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है अभी तक। कोई भी डाउट है किसी को तो आराम से पूछ लो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड रीजन शुरू करते हैं।